नमस्कार। दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसे गोल्डन बीन कहा जाता है। जी हाँ, भारत में यानी पूरे एशिया में जो भारत है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। और गोल्डन बीन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे नाजुक फसल कही जाती है। बारिश के मौसम में इसे लगाया जाता है लेकिन विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर बारिश कम हुई या ज़्यादा हुई तो रोगों की समस्या आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ सोयाबीन की। मतलब हमारा आज का जो विषय होगा वो सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण की हम बात करेंगे। जी हाँ, विशेष देखभाल का जब जिक्र हुआ है तो रोगों की बात करें। अब रोग कैसे लगते हैं इस नाजुक फसल में, जिसे नाजुक फसल कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि बारिश की बौछारें, बारिश का कम ज़्यादा होना और तेज़ हवाएं, इन सब की वजह से, इवन मिट्टी और बीज की वजह से भी इसमें रोग की समस्या आती है। लेकिन अगर उचित तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और सही देखभाल की जाए तो अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। यही हमारे इस विषय का उद्देश्य है। तो सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण, इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर हरदयाल वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये डीन है एग्रीकल्चर RNTU भोपाल से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर क्यों ना हम दर्शकों को, चूंकि वो उचित पोषण मूल्य होता है सोयाबीन के अंतर्गत, इसलिए इसे गोल्डन बीन कहा जाता है। नाजुक फसल है इसलिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि मैंने सुना है कि 100 बीमारियां होती हैं भारत में, मतलब देश भर में, और 35 भारत में, जिसमें से अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो तकरीबन 10 से 15 बीमारियां तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये अलग अलग प्रदेश में बीमारियां कम ज़्यादा होती हैं, कोई कहीं ज़्यादा होती है, कोई कहीं कम होती है, लेकिन ये ज़रूर है। और ये है कि सामान्य रूप से सभी फसलों में कीट और रोग जरूर आते हैं, कम या ज़्यादा किसी वर्ष। इसी तरह सोयाबीन में भी बहुत ज़रूर आते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम सही समय पर फसलों को कीट और रोगों से बचाएं, जिससे उनका बढ़वार अच्छी हो और उत्पादन अच्छा मिले। बिल्कुल सही। अब बीमारियों का जिक्र हुआ है तो इतने समय से मुझे भी ये चीज़ समझ में आने लगी है कि सोयाबीन में कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से रोग लगते हैं। जैसे पीला मोज़ेक की बात करूं, और अगर चारकोल रॉट की बात करूं, या फिर और बहुत सारी बीमारियों में एक बीमारी जो मध्य प्रदेश की सोयाबीन फसल में देखने को मिलती है आमतौर पर, वो है शायद अफलन। जी, तो क्या कहेंगे, इस तरह के रोगों से कैसे उपचार संभव होगा, मतलब फसलों का उपचार? प्रिया जी आप ठीक कह रहे हैं। ये सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भाई बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। सोयाबीन में एक अफलन की समस्या तो कभी कभी आती है, उसमें पोषण की समस्या और दूसरी समस्या होती है इस वजह से। लेकिन बीमारी में हम देख रहे हैं तो अभी मुख्य रूप से पूरे प्रदेश में जहाँ सोयाबीन मुख्य रूप से उगाया जाता है, वहाँ पर एक पीला मोज़ेक नाम की बीमारी है। वो बहुत बृहद रूप में फैलती है और कभी कभी उसमें पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाती है। मतलब ये नहीं कि 50%, 60%, पूरी तरह से फसल भी नष्ट हो सकती है अगर किसान भाई ने समय पे ध्यान नहीं दिया और जागरूक नहीं रहे तो। और इसमें एक विशेष बात ये है कि ये जो बीमारी है वो एक कीड़े से फैलती है। अच्छा जी। और उस कीड़े का नाम क्या है? उस कीड़े का नाम है सफ़ेद मक्खी। व्हाइट फ्लाई नाम की, बहुत छोटे मच्छर जैसे बहुत छोटे होते हैं, वो रहते हैं उसमें। पौधे में पत्तियों से रस चूसते हैं जी। और फिर दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। अगर एक पौधे में वायरस है वहाँ, तो वो उनके द्वारा दूसरे पौधे में पहुँचेगा, फिर दूसरे में पहुँचेगा। इस तरह से वो फैलता है और इतनी तेज़ी से फैलता है कि समय से नहीं रोका गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इस रोग को देखने में सबसे पहले आवश्यक ये है कि किसान भाई समय पर खेत का निरीक्षण करें। समय समय पर खेत पर जाएं, वो केवल मेड़ से घूम के ना आ जाएं, अंदर जाकर भी देखें। और इसमें पीले पीले पत्ते कहीं कहीं दिखने लगते हैं, तो किसान भाइयों को सावधान हो जाना चाहिए और जहाँ पीला पौधा है वहाँ जाके देखें, उसको हिला के देखें उसमें सफ़ेद मच्छर छोटे छोटे से तो नहीं उड़ रहे हैं। अगर ऐसे मिल रहे हैं तो समझ जाएं कि ये सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है और वायरस की बीमारी अब फैलना शुरू हो रही है यहाँ से। अच्छा, उसकी पहचान कैसे की जाएगी? मतलब पत्तों को डिस्टर्ब कर देती, क्या ऐसा होता है जिससे हम ये संकेत हमें मिल जाए कि अब नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है? इसमें प्रिया जी पीले पत्ते होने लगते हैं। अच्छा, इसलिए पीला मोज़ेक कहा जाता है। जी, पीले पत्ते होने लगते हैं। तो शुरुआत होती है तो कभी एक पौधा यहाँ एक पौधा वहाँ, ऐसे फिर पत्तियाँ ज़्यादा पीली होने लगती है, पहले 2 ही 4 ऐसा। तो इसलिए जब पीलापन बढ़ता है मतलब आपका वायरस फैल रहा है।
तो आपको किसान भाइयों को सावधान हो जाना चाहिए कि पीला मोजेक वायरस की स्थिति आ गई है खेत में। हाँ। अब तुरंत रोकने की जरूरत है। तो उसमें शुरुआती अगर हुई है बिल्कुल, हाँ। तो एक काम करना है बहुत सावधानी से। हाँ। पीले पौधे जो हैं, पीली पत्तियों वाले पौधों को उखाड़ लें जड़ से, ठीक है। और उनको इसके साथ साथ में जो एक बैग ले लें, कोई भी बैग ले लें, उस बैग में उन पौधों को रखें, उखाड़ के ऐसे ना फेंकें। हाँ हाँ। उन पौधों को बैग में रखते जाएं, फिर दूसरी जगह लिया, ऐसे सब जगह से लेकर उस बैग से ले जाएं पौधे, और दूर या मेड़ पे कहीं गड्ढे में गाड़ के मिट्टी से दबा दें। ऐसे नहीं फेंक दें, उखाड़े इधर फेंक दें तो और फैलेगा। अच्छा। तो इस तरह से बहुत सावधानी की जरूरत है। वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हाँ। हम लोगों के मनुष्यों में भी वायरस कितने प्रकार के बिल्कुल होते हैं। सही है। तो ये कर लें। और अगर मान लो ज़्यादा संख्या में पौधे हो रहे हैं, सफ़ेद मक्खी दिख रही हैं वहाँ पर, तो फिर आवश्यक है कि आप इसका उपचार शुरू कर दें। एक और मेरा सवाल कीट से जुड़ा हुआ, अभी हम रोगों और कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या सलाह होगी? ये बहुत सही समय है, प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही है। कीट भी विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं जो नुकसान इसमें पहुंचाते हैं, और मुख्य रूप से सोयाबीन में जो इल्लियां हैं, हाँ। वो कई रंग की किसान भाई देखते हैं, कई तरह की हैं, अलग अलग इल्लियां हैं। और एक ऐसी इल्ली है जो ऐसा कुबड़ निकाल के चलती है, उसको सेमी लूपर भी कहते हैं। हाँ। लेकिन ये सभी जो इल्लियां हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और अभी जो फसल की अवस्था है उसमें इनका प्रकोप शुरू हो गया है। क्योंकि आपने देखा कि इस बार पानी देर से आया है मानसून, और अभी भी पानी कभी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है, कभी भी हो रही है। तो किसान भाइयों ने थोड़ा अलग अलग तिथियों में भी सोयाबीन की बोनी की है, तो फसल अवस्था भी उसके अनुसार अलग अलग अवस्था है। लेकिन जो पहले सोयाबीन की बोनी हो चुकी है उसमें ये कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। तो अब ये इल्लियों को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये पत्तियों को काटते हैं, खाते हैं, और उससे जब पत्तियां पौधे में नुकसान हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो उसकी भोजन बनाने की प्रक्रिया, जो धूप से भोजन बनता है, वो कम हो जाता है। पौधे को भोजन कम मिलेगा, बढ़वार कम होगी, और आखिरी में उत्पादन कम होगा। बिल्कुल तो इसलिए इनको खास तौर से हमें ध्यान में रखना है, और इनको नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छे कीटनाशक हैं। इसका हम 350 मिलीलीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिसमें करीब 500 लीटर पानी लगेगा इसका घोल बनाने के लिए, वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। तो इनका आप छिड़काव करें, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब कीटनाशक का छिड़काव हो तो तेज़ हवा न चल रही हो, और एक समान छिड़काव हो। कोई जगह अगर छूट जाएगी खेत में पौधों की, तो वहाँ के कीट बचे रहेंगे, और फिर वो वापस अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, और उसके बाद वापस नुकसान शुरू हो जाएगा। और मेड़ पर भी छिड़काव करें जी, खेत में करें, मेड़ पर भी आवश्यक रूप से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहाँ जो हैं उपस्थित, वो भी उसमें मारे जाएंगे। तो अगले ये जो सवाल है कि छिड़काव कैसे किया जाए आधुनिक तकनीक की मदद से, वो इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। विषय हमारा है सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा सर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण की। डॉक्टर हरदयाल वर्मा जो कि डीन एग्रीकल्चर RNTU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि छिड़काव का वो तरीका, आधुनिक तरीका, जिससे, क्योंकि आप बार बार इस बात पर ध्यान दिलवा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कि छिड़काव बराबर होना चाहिए, कोई भी जगह छूट ना जाए, इंक्लूडिंग आपने मेड़ की भी बात की, तो क्या तरीके हो सकते हैं? प्रिया जी देखिए, हर तकनीक अब आधुनिक तकनीक में बदल रही है। हाँ। और कृषि में भी ऐसा ही हो रहा है। तो कृषि में ये छिड़काव करने के लिए अब आ गए हैं पावर स्प्रेयर। हाँ। तो पावर स्प्रेयर ये जरूर है कि हमारे कुछ जो लघु और सीमांत कृषक हैं हमारे भाई, उनके पास वो ना हो क्योंकि थोड़ा महंगा होता है। तो लेकिन अगर जो किसान भाई मिलकर उससे छिड़काव कर सकते हैं, या ये उपलब्ध भी है, वहाँ से भी लेकर छिड़काव करा सकते हैं, तो पावर स्प्रेयर से भी समय कम लगेगा और छिड़काव एक सा होता है। तो पूरी पत्तियों में ऊपर नीचे मेड़ पे सब जगह होता है। हाँ। तो इसका भी उपयोग करें। अगर मान लीजिए किसी कारण से स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो जो स्प्रेयर है हमारा बैटरी वाला या पीठ डालने वाला, उसमें सही मात्रा में दवा डालें और उसके बाद में एक जैसा स्प्रे करें। तो मान लीजिए यहाँ से स्प्रे करते हुए जाना है, इतने जगह में जा रहे हैं, तो इस वहाँ जाके एक खूंटी लगाएं। हाँ। तो वहाँ जाके जो टर्न होके वापस आए तो उस खूंटी को उधर रखें। हाँ। तो ये जगह कवर, पट्टियाँ कवर हो रही हैं। हाँ। तो फिर खाली जगह नहीं छूटती है। बिल्कुल तो सही। इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने नई तकनीक की बात की, तो इसमें एक और किसान भाई भी करने लगे हैं और भी आगे इनको अपनाना चाहिए कि इसमें फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, ये भी कीटों को पता करने के लिए कौन से आ रहे हैं, हाँ। वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। हाँ। और इससे कीटों की संख्या भी कम होती है। अच्छा। जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें ये होता है कि मादा कीट आकर्षित होती है, तो वहाँ आके नीचे उसमें गिर जाती है और उसे मर जाती है। हाँ। तो वो अंडे नहीं दे पाएगी, तो बढ़ेंगे वो आगे नहीं। नहीं बढ़ेंगे, एक नियंत्रण होगा उस पर। तो ये भी एक तकनीक है। किसान भाइयों को इसको भी अब शुरू करना चाहिए। जब आप ये बात कह रहे थे तो मेरे मन में वो वाला सवाल भी उठ गया कि ऐसा हो सकता है कि फसल लगाने के पहले कुछ ऐसी बेसिक तैयारी कर ली जाए, क्योंकि पता ही है हर साल सोयाबीन की फसल बारिश के समय में आती है, इस तरह की समस्याएं आती हैं और ये रोग और कीट नियंत्रण ऐसे किया जाना चाहिए। लेकिन जब हमें सारी चीज़ें पता हों तो उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी जिसे बोलते हैं, ताकि कीटों की संख्या भी कम हो जाए, रोगों का जो हम बात करें, बीमारियां भी कम लगे, ऐसी कोई तरीका? ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई, अब मुझे खुशी है ये कहते हुए कि किसान भाइयों ने शुरू कर दिया है। इसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है जाति का चुनाव। जाति का चुनाव, अब ठीक है। जैसे पीला मोजेक जो वायरस की बीमारी है सोयाबीन में, ये कई ऐसी जातियां हैं जिसमें ये ससेप्टिबल है, उनके लिए संवेदनशील हैं, सहनशील नहीं है। तो उनको हम ना लगाएं, भले ही वो अच्छी पैदावार दे रही हैं, कर रही हैं। जैसे एक जवाहर सोयाबीन 9560 हाँ। एक जाति है, वो बहुत अच्छी जाति है, लेकिन उसमें पीला मोजेक रोग लगता है। तो हमको अब ऐसी जाति नहीं लगाना है। और इसकी जातियों, बहुत सारी जातियाँ नई आ रही हैं, उनको लगा सकते हैं। RBS श्रृंखला की हैं, जैन की बीवी की बहुत सी हैं। तो उसके साथ साथ में अगला चरण आता है बीजोपचार। हाँ। तो जैसे ही आप बोने लगे, किसान भाई आगामी वर्ष में ध्यान रखेंगे तो बीजोपचार कर लें। उसके लिए फफूंदनाशक, हाँ। कार्बेंडाजिम और थायरम 2 ठीक ग्राम है। और 1 ग्राम मिला के 3 ग्राम प्रति किलो बीज। और आने वाले समय में छोटी अवस्था में जब फसल होती है, उस समय कीट शुरू हो जाते हैं, उनसे बचाव के लिए थायमेथाक्सम से भी सीड ट्रीटमेंट में ही उसको मिलाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फसल जब छोटी होगी उस समय तक कीटों का बचाव करेगी वो, दवाई जो डाली दवाई गई है। करेगी। हाँ। और फिर आगे आप तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल सही तो बात ये करना है। दूसरी और भी बातें आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये समन्वित कीट नियंत्रण। हाँ। तो सारी चीजें मिला के, अब इसमें एक बहुत सामान्य बात है हाँ। कि किसान भाइयों को हर 2 साल में गहरी जुताई प्लाऊ से करना चाहिए, ठीक है। अटल से करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो उसको ये बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है कि जो रह गए हैं कीट अवशेष मिट्टी में, रोग के या कीटों के, वो ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप में वो नष्ट होते हैं अधिकांश। तो एक ये भी तरीका है। और इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप पूरी फसल का निरीक्षण करते रहें। हाँ। और अब तो ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई है। बिल्कुल। तो आप पूरे खेत का, बड़ा भी खेत है, आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हाँ। तो आप ड्रोन से पूरा देख के आपको मिलेगा कि क्या क्या स्थिति आ रही है, पानी की कमी हो रही है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, कीट शुरू हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे कि पहली बारिश आई,
पहली बारिश के बाद का निरीक्षण, लेकिन फिर अचानक से मौसम बदल गया, जिसको बोलते हैं ना कि बेमौसम बारिश हो रही है, तो इससे भी समस्याएं, जो नई समस्याएं होती हैं वो सामने आ जाती हैं, तो चुनौतियां नई हो जाती हैं। बिल्कुल, ये और बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी। हाँ। अभी देख लीजिए, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें बिल्कुल यही परिस्थितियां जो आप कह रही हैं कि एक तो देरी से बोनी हुई, उसके बाद में फिर सोयाबीन में सफिशिएंट पानी रहा लेकिन फिर गैप आ गया, तो उसमें फसल को थोड़ा नुकसान होने की संभावना हुई। फिर लाइट रेंस आ गई, कहीं अधिकांश जगह कम आई है, तो इनके कारण क्या हुआ कि उसका बढ़वार कम हो पाई। अब उसके बाद में एक और समस्या होती है कि इस ऐसी परिस्थितियों में कई बार जो मित्र कीट हैं या मित्र हैं किसानों के, वो भी बढ़ जाते हैं अपने आप। ये प्रकृति है। तो आप देखिए कि अभी गर्मी भी है लेकिन वातावरण में नमी भी है। सही। तो ऐसी स्थिति में एक फंगस है, इसका नाम है विवेरिया बेसियाना। ये सोयाबीन में अपने आप आता है और जो मैं बता रहा था इल्लियों के ऊपर प्रकोप करता है और उनको मार देता है। मतलब मित्र कीटों को मार देता? नहीं, दुश्मन कीटों को ये मित्र है। अच्छा। ये उनको मार देता है। तो अब आपने अगर किसान भाई निरीक्षण करें और देख रहे हैं कि पौधे पर कहीं इल्ली सफेद रंग की बन के लटकी हुई है, मरी हुई। लटकी हुई है, सफेद हो गई है और मरी हुई है। ठीक है। इसका मतलब ये फफूंद ने काम करना शुरू कर दिया, विवेरिया बेसियाना ने। ठीक है। तो उससे फिर आप कीटनाशक का छिड़काव मत करिए, क्योंकि वही कंट्रोल कर देगा अगर वातावरण वैसा रहा। इसमें गर्म नम, गर्म भी है, नमी भी है, ठीक है, कभी बौछार आ रही है। तो इसलिए ये भी बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही। तो इस वजह से भी किसान भाई अपना एक छिड़काव, उसकी लागत बचा सकते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये ऐसे कीट होते हैं, मतलब इस तरह से रोग लगती है इस फसल में कि पानी का ज़्यादा कम होना ये तो प्रभाव डालता ही है, उसकी बौछारें प्रभाव डालती हैं, तेज़ चलने वाली हवाएं प्रभाव डालती हैं, बीज आपने बता ही दिया कि किस तरह से ध्यान रखना है, इवन मिट्टी भी प्रभाव डालती है, इसलिए मिट्टी परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी। मिट्टी में कुछ ऐसे रोग हैं जो मिट्टी से आते हैं, जैसे आपने खेत आपका है, एक फसल कट गई, दूसरी बार दूसरी लगाई, तो रोग उससे आ गए। तो रोग मिट्टी से भी आ सकते हैं, हवा पानी से फैलते हैं और उसके साथ में बीज से भी आ सकते हैं। मिट्टी परीक्षण का जहाँ तक आपने कहा वो इसलिए किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। अब तो सुविधाएं भी हो गई हैं, तो उसमें जरूर करा लें। तो अनावश्यक रूप से आप ऐसे पोषक तत्व को खेत में नहीं डालेंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है या उतनी मात्रा में आवश्यकता नहीं है जितना आप दे रहे हैं, तो वो आपके लागत को कम करेगा। अगर खेती की लागत कम होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, लाभ बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसका काम जब आप करें तो ये ध्यान रखें कि खाली समय में, खासतौर से गर्मी में, अगर आप समर मूंग कई लोग गर्मी की ले रहे हैं, तो उसके अलावा भी खेत जब खाली हो उस समय खेत का नमूना ले लें और उसका परीक्षण करा लें। उसमें जो अनुशंसाएं मिलेंगी उसके अनुसार ही इनका उपयोग करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके लिए बहुत अच्छा। ऐसा भी सुना हुआ है कि सोयाबीन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जी। आप उसी को जातियां कह रहे थे क्या? जातियां जो हैं वो अलग अलग अवधि की हैं। ठीक है। कोई जल्दी पकती है, कोई मध्यम अवधि में, कोई देर से पकती है। तो किसान भाई अब ये करते हैं, करना भी चाहिए कि एक ही अवधि वाली फसल अपने पूरे रकबे में ना लगाएं। अब मान लीजिए उन्होंने जल्दी पकने वाली कोई फसल लगाई है, लेकिन पानी पक के तैयार होगी, वो पानी गिर रहा है, तो नुकसान होगा। या अगर उन्होंने लंबी अवधि की ज़्यादा लगा दी, बारिश जल्दी बंद हो गई, तो बाकी समय में पानी नहीं मिलेगा, दाना छोटा पड़ेगा, नुकसान होगा। तो तीनों अवधि की फसलों को अपने खेत में, अपने रकबे में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब ये जो कीट नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं, जिस आपने इतने हमने जो शब्द सुने, जो दवाई का रूप आप बता रहे थे, उससे ना इसको पोषण वाला खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इसकी खाद्य सुरक्षा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके पोषक तत्वों को बचाए रखने के लिए ऐसा ना हो कि फसल को बचाना है तो पोषक समाप्त हो जाए। तो ये दोनों को समानांतर कैसे सुरक्षित रखें कि पोषक भी बचा रहे, फसल भी खराब ना हो? हाँ, इसमें बस ये जरूर है कि फसल के पोषण का पूरा ध्यान रखें। और मैं फिर कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, ये बहुत आवश्यक है कि हम जैविक खेती करें। अगर जैविक खेती करने में थोड़ा समय लग रहा है तो शुरुआत करें दोनों को मिलाकर, कि हम जैविक खाद भी डालें और रासायनिक उर्वरक भी डालें। तो दोनों को जब डालेंगे तो मिट्टी की
दशा, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और पूरे पोषक तत्व जो मिट्टी परीक्षण का हाँ, आपने कहा उसके हाँ। माध्यम से हम जब डालेंगे तो सोयाबीन की फसल में सारे पोषक तत्व, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी और तब हम उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं कोई भी उत्पाद बनाने में उसके लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारियाँ मेरे ज्ञान में वर्धन होता चला जा रहा है और किसानों को तमाम तरह की जानकारियाँ जो आपने दी उसका वो ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो हम बात कर रहे थे सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण की। हमारे साथ डॉक्टर हरदयाल वर्मा सर थे जो कि डीन एग्रीकल्चर हैं RNTU भोपाल से। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर किसी रोज़ किसी महत्वपूर्ण विषय पर आप जानकारी देंगे, हमें पूरा यकीन है, समय निकालेंगे। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपको सीधे लिए चलते हैं खेती से जुड़ी जानकारी के लिए खबरें खेती की देखने। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों की कवच योजना, हर खेत तक पहुंचे पानी, धन धान्य योजना में डिंडौरी अव्वल, कस्तूरी कॉटन को मिलेगा बढ़ावा और खूबसूरत फूलों से महका बदनावर। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। किसान की मेहनत का सम्मान हो, उनकी खेती किसानी मजबूत हो और उसे आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कवच योजना को मंजूरी दी है। योजना का सीधा लाभ सहकारी समितियों से जुड़े ऐसे करीब 5,000 किसानों को मिलेगा जिनके ऋण खातों में हुई गड़बड़ियों की जांच लंबित होने के कारण नई ऋण सुविधा और कुछ शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ रही थी। सरकार का उद्देश्य है कि लंबित जांच के कारण किसानों की खेती और आजीविका लंबे समय तक प्रभावित न हो और उन्हें दोबारा संस्थागत कृषि ऋण व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। योजना के माध्यम से किसानों के लिए नया ऋण प्राप्त करने का रास्ता बनाया जाएगा। इससे किसान बीज, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर सकेंगे। इससे किसानों को महंगे कर्ज पर निर्भरता से बचाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर किसान के खेत तक पर्याप्त जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि फसलों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिले। किसान कल्याण वर्ष में किसानों की समृद्धि के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री खंडवा जिले के किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी और भुगतान के साथ अन्य फसलों के उपार्जन की राशि समय पर प्रदान करने, खाद्य प्रसंस्करण के कार्य से किसानों को लाभान्वित करने, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, मुर्गी पालन, पशुपालन और डेयरी विकास गतिविधियों से किसानों को जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि खंडवा जिले में नर्मदा जी की परिक्रमा पथ के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, सिंचाई और कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिंडौरी की इस उपलब्धि में कृषि, प्राकृतिक खेती, मिलेट उत्पादन, कृषि मशीनीकरण, सिंचाई, पशुपालन, डेयरी और किसान प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण, पीएम किसान के माध्यम से ऋण वितरण, ग्रामीण कौशल योजना, आधार सीडिंग, राजस्व प्रकरणों का निराकरण और उद्यानिकी गतिविधियों में भी जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बड़वानी में उगाए जाने वाले उन्नत किस्म के कस्तूरी कॉटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क के चलते निमाड़ अंचल में कॉटन की मांग बढ़ी है। राज्य सरकार कृषक हित में कस्तूरी सहित सभी प्रकार के कपास के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री बड़वानी जिले में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र की मुख्य पहचान सफेद सोना कहलाने वाले कपास और उससे जुड़े उद्योग हैं। उन्होंने कहा कि सभी उद्यमियों ने जीनिंग और प्रेसिंग इकाइयों के माध्यम से स्थानीय कपास को बेहतरीन गुणवत्ता के साथ देश और दुनिया की टेक्सटाइल मिलों तक पहुंचाने का जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का एक बहुत बड़ा सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में
मनाया जा रहा है और किसानों की समृद्धि के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आय बढ़ाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अभियान के तहत जिले के किसानों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से कृषि में अपनाई जा रही नई तकनीकों और नवाचारों के संबंध में जानकारी ली तथा ऐसी तकनीकों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जिनसे उत्पादन लागत कम हो और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो। कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले का बदनावर विकासखंड का ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसी देसी विदेशी उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन कर देश भर में आज आधुनिक उद्यानिकी और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है। सीमित आबादी वाले इस गांव में एक दशक पहले तक अधिकांश किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं। ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती की तकनीक से परिचित कराया। पॉली हाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया। नई तकनीक, किसानों की मेहनत और भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के साथ और सहयोग ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी। रूपाखेड़ा आज खूबसूरत रंग बिरंगे देसी ही नहीं बल्कि विदेशी फूलों की खुशबू से भी महक उठा है।